रूहानी, रूही और मोनिका कार से उतर गए। मोनिका तो तेज कदमों से अंदर चली गई। वहीं थोड़ी देर बाद अनाया ने गार्ड को चाबी दी और कार को गैराज में रखने को बोलकर रूहानी और रूही के साथ अंदर चली गई। अंदर आकर देखा तो मोनिका अपनी माँ के गले लगकर रो रही थी और अपने मन में एक डेविल स्माइल करने लगी, क्योंकि उसने अंदर आकर मॉल में जो कुछ हुआ सारी बातें कुछ सच और कुछ झूठ मिलाकर सबके सामने बोल दी। मगर सभी लोग अब अनाया को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए सब शांत थे ताकि एक बार अनाया की बात भी सुन सके। थोड़ी देर बाद अनाया, रूहानी और रूही अंदर आई और अंदर आकर देखा तो माहौल कुछ ठीक नहीं था। तभी बुआ अनाया से बोली, अनाया, माना मैंने तुमसे गुस्से में बहुत गलत बातें बोली, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मगर तुमने मोनिका से क्यों ऐसी बातें बोली? उसने तो कभी तुम्हें कुछ नहीं कहा, फिर तुम उसे इतनी कड़वी बातें कैसे सुना सकती हो? तो अनाया बोली, तो आपकी लाडली ने यहाँ आकर शिकायत दर्ज कर दी है ना? ये बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें हैं। मगर एक मिनट मिसेस शर्मा, आपको आपकी लाडली बेटी ने क्या बताया? जैसे ही महिमा जी कुछ बोलती मोनिका बोल पड़ी, वही जो तुमने मुझे बोला। अनाया ने कहा, ओह तो बताओ मैंने तुम्हें क्या बोला या मैं बताऊं? तुम तो खुद को बचाने के लिए झूठ भी बोल सकती हो। तुम वैसे भी बहुत ज्यादा बदतमीज और घमंडी हो, जिसको खुद के अलावा किसी और की कोई फिक्र नहीं है। तो अनाया मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल मैं बदतमीज और घमंडी ही सही, मगर तुम्हारी तरह दूसरों की चीजों में नजर तो नहीं रखती और ना ही उस चीज को अपना बोलती हूँ जो मेरी ना हो। क्यों? सही बोला ना मिस शर्मा? तो मोनिका गुस्से में बोली, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मेरी बहनें हैं, बस इसलिए मांग लिया। क्या मैंने गलत किया? इस बार अनाया को बेहद गुस्सा आ गया, क्योंकि ये लड़की गलती करके उसी को गलत साबित कर रही थी और ये भला हमारी बेरहम क्वीन कैसे होने देती? अनाया बोली, दादू जब आज हम मॉल गए तो जो जो मोनिका ने किया और कहा वो सब उन्हें बता देती हूँ। फिर अनाया ने सबको सब कुछ बता दिया। सब शॉक थे कि जिस मोनिका को वो इतना संस्कारी समझते थे वो तो एक नंबर की झूठी निकली, और सबको ये भी समझ आ गया कि वो सबको अनाया के खिलाफ करने की कोशिश कर रही थी। अब सब लोगों को उस पर बेहद गुस्सा आ रहा था। तभी मोनिका बोली, तुम झूठ बोल रही हो और ये दोनों भी तुम्हारा साथ इसलिए दे रही हैं ताकि तुम्हें माफ कर दें। तो अनाया बोली, ठीक है मैं अभी साबित कर देती हूँ। इतना बोलकर उसने अपने फोन को टीवी से कनेक्ट किया और एक वीडियो चला दी। ये वीडियो पार्किंग की थी जहां मोनिका रूहानी को सुना रही थी। उसके बाद 3-8 फ्लोर की वीडियो चली जिसमें मोनिका रूहानी की पसंद की सारी ड्रेसेस खुद के लिए पैक करवा रही थी, और सबसे लास्ट में रेस्टोरेंट की वीडियो चली जहां अनाया और रूही ने मोनिका की बातें सुनी थी। ये सब देखकर सब सदमे में चले गए, क्योंकि कोई उनके बच्चों को बुली करता था और वो कुछ नहीं कर पाए। जाने कितनी बार उन्होंने ये सब झेला होगा। मोनिका का चेहरा डर से सफेद पड़ गया और वो हकलाते हुए बोली, ये सब झूठ है, अनाया ने ये वीडियो एडिट की होगी। तो इस बात पर अश्विन जी बोले, रुकिए, और उस वीडियो को चेक करवाने भेज दिया। रिपोर्ट आई कि वीडियो रियल थी। जैसे ही सबने ये सुना सबको मोनिका पर बेहद गुस्सा आया, मगर सिर्फ महिमा जी के लिए सब चुप थे। तभी अचानक चटाक की आवाज पूरे मेंशन में गूंज उठी। सब लोग महिमा जी की ओर देखने लगे, जो बेहद गुस्से में अपनी लाल आंखों से मोनिका को देख रही थी। मोनिका अविश्वास में अपनी मां को देख रही थी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। महिमा जी ने बेदर्दी से मोनिका का हाथ पकड़कर झकझोरते हुए कहा, बेशर्म लड़की, मेरे प्यार का गलत फायदा उठाया, अपनी ही बहनों को बुली कर उनकी चीजें छीन ली, और तुम कौन से हक की बात कर रही हो? हाँ, मेरे हिस्से का सब कुछ तो मुझे मिल चुका है, अब तुम्हारा यहाँ कौन सा हक है? अब मोनिका भी गुस्से में बोली, हाँ है मेरा हक, क्योंकि जब ये रूहानी नहीं थी तब भाई, मामा मामी और नाना नानी की मैं इकलौती प्रिंसेस थी। सब मुझे कितना प्यार करते थे, मगर जब ये रूहानी हुई उसने नफरत से रूहानी की ओर देखते हुए कहा, इसने मेरी जगह ले ली, जो प्यार मेरा था वो इसे मिलने लगा, इसलिए मुझे इससे नफरत है। सभी लोग उसकी बातों से हैरान थे कि मोनिका के दिल में रूहानी के लिए इतना जहर भरा है। महिमा जी ने एक और थप्पड़ मारते हुए कहा, उसने तुम्हारी कोई जगह नहीं छीनी थी, वो जगह उसी की थी, आखिर वो इस खानदान का खून थी, उसका इन सब चीजों में हक था। मगर तुम बेहया लड़की अभी भी अपनी बेशर्मी दिखा रही हो, अपनी गलती नहीं मान रही। मेरी बातें कान खोलकर सुन लो, ये घर तुम्हारा नहीं है और ना ही यहाँ की किसी चीज में तुम्हारा कोई हक है, और अगर हक की बात करनी है तो शर्मा मेंशन में जताओ, वही होगा तुम्हारा हक। और आज के बाद अगर तुमने किसी की भी चीज छीनी या फिर दूसरों की चीजों पर हक जताया तो तुम्हें उसके लिए मैं सजा देने से खुद को नहीं रोकूंगी। अब जाओ अपना सामान पैक करो, हम घर जा रहे हैं, शाम को पार्टी में ही आएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और रिव्यू जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, इसलिए प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको ये चैप्टर और स्टोरी कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं। थोड़ी देर बाद बुआ जी के इतना कुछ कहने के बाद वो लोग अपने घर चले गए। ऐसे ही शाम हो गई, सब लोग पार्टी के लिए तैयार होने लगे। ये पार्टी रायचंद मेंशन में ही रखी गई थी। सभी लोग तैयार हो गए थे। राधिका जी और रंजीत जी और बाकी बड़े लोग पार्टी में चले गए थे, क्योंकि सभी मेहमानों का आना शुरू हो गया था। पार्टी बाहर गार्डन में रखी गई थी। रिदम भी पार्टी में जा चुका था और अनाया के बड़े पापा के बेटे भी सीधा पार्टी में शामिल होने वाले थे। महिमा जी और उनके पति और बच्चे भी पार्टी में आ चुके थे। रूहानी और रूही तैयार होकर अनाया का इंतजार कर रही थी कि तभी सीढ़ियों से हील्स की आवाज आई। दोनों ने सिर उठाकर देखा तो बस देखते ही रह गई। अनाया ब्लैक कलर के ऑफ शोल्डर गाउन में बेहद खूबसूरत और हसीन लग रही थी। ऊपर से उसका बिना भाव वाला चेहरा उसकी पर्सनैलिटी में और चार चांद लगा रहा था। वो नीचे आई तो सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। रूहानी और रूही भी बहुत सुंदर लग रही थी। रूही और रूहानी अनाया से बोली, अना तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तो अनाया बिना किसी भाव के बोली, थैंक यू मिस रायचंद, और इतना बोलकर बाहर की ओर चली गई। दोनों को अनाया का मिस रायचंद कहना अच्छा नहीं लगा, मगर फिर दोनों भी बाहर की ओर चली गईं। पार्टी बहुत अच्छे से चल रही थी। इतने में गेट से बहुत सारी गाड़ियां अंदर की ओर आईं। उन गाड़ियों को देखकर सभी बाहर की ओर देखने लगे। तभी 3 गाड़ियों के दरवाजे खुले और 3 हैंडसम लड़के बाहर निकले। सारी लड़कियां उन्हें देखकर आहें भरने लगी। वो तीनों बेहद हैंडसम थे। उनमें से 2 लड़कों को देखकर सब लोगों की आंखें नम हो गईं, सिवाय अनाया के। वो अभी भी बिना किसी भाव के सब कुछ देख रही थी। स्वाति जी भी आज अपने मायके से आ चुकी थी और राघव जी भी पार्टी में शामिल हो गए थे। रंजीत जी स्टेज पर जाकर माइक उठाते हुए बोले, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी हमारी खुशियों में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए जानते हैं कि ये पार्टी क्यों रखी गई है। उन्होंने आगे कहा, आज आप लोग हमारे परिवार के बच्चों से मिलेंगे।
इसी के साथ उन्होंने रिधान और ऋषभ को स्टेज पर बुलाया। जो दो हैंडसम लड़के अभी गाड़ी से उतरे थे वो हमारे ऋषभ और रिधान थे। जैसे ही वो स्टेज पर पहुंचे दादाजी बोले, तो मिलिए, ये हैं हमारे बड़े बेटे के बच्चे, यानी हमारे पोते ऋषभ रायचंद और रिधान रायचंद। उसके बाद रिदम को बुलाया और बोले, ये है हमारे छोटे बेटे का बड़ा बेटा रिदम रायचंद। फिर रूहानी और रूही को स्टेज पर बुलाया गया और दादाजी ने कहा, ये है हमारे छोटे बेटे की बेटियां, बड़ी बेटी रूहानी रायचंद और उससे छोटी रूही रायचंद। जब से रूहानी स्टेज पर गई थी एक जोड़ी आंखें उसे बहुत प्यार से देख रही थी। वो लड़का जो ऋषभ और रिधान के साथ पार्टी में आया था वही रूहानी को एक तक देख रहा था। मोनिका अनाया के पास जाकर बोली, ओ अनाया, तुम्हें आज भी सबने नजरअंदाज कर दिया, सो सैड ना। अनाया डेविल स्माइल करते हुए बोली, शायद मिस्टर शर्मा ने थप्पड़ धीरे मारा था तभी तुम यहाँ अपना गटर जैसा मुंह खोलने आ गई। मोनिका गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गई और मन ही मन बोली, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जो लड़का ऋषभ और रिधान के साथ पार्टी में आया था वो था आरव राजावत। राजावत फैमिली भी वहां शामिल थी। ये लोग रायचंद मेंशन के पास ही एक और सुंदर मेंशन राजावत मेंशन में रहते थे। रायचंद और राजावत फैमिली बहुत अच्छे दोस्त थे। इंट्रोडक्शन राजावत फैमिली। दादाजी धीरज राजावत, दादी कामिनी राजावत, बड़ा बेटा सुशांत राजावत, बड़ी बहू सीमा राजावत, छोटा बेटा प्रवीण राजावत, छोटी बहू प्रतिभा राजावत, इनकी एक बेटी समिता राजावत राठौर, पति महेंद्र राठौर। सुशांत और सीमा के दो बेटे हैं, आरव राजावत और आरवी राजावत। प्रवीण और प्रतिभा के दो बच्चे हैं, शिवाय राजावत और शिवन्या राजावत। समिता के तीन बच्चे हैं, जय राठौर, रिया राठौर, मायरा राठौर। अब आते हैं कहानी पर। राठौर फैमिली भी पार्टी में शामिल थी। रिया और मायरा दोनों मोनिका की बेस्ट फ्रेंड थी। तभी रंजीत जी फिर बोले, अब मैं बुला रहा हूँ हमारे घर की सबसे छोटी सदस्य को। उन्होंने इशारा किया तो अनाया स्टेज पर चली गई। स्टेज पर पहुंचते ही उसने मोनिका की ओर देखा और एक तंज भरी मुस्कान दे दी। दादाजी बोले, तो मिलिए, ये है मेरे छोटे बेटे की सबसे छोटी बेटी और हमारे घर की सबसे छोटी मेंबर अनाया रायचंद। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आज तक कहाँ थी, तो बता दूं, ये अपनी स्कूलिंग हॉस्टल में रहकर पूरी कर रही थी और अब कोलाज हमारे साथ रहकर करेगी। और हाँ, ये है सिटी टॉपर अनाया रायचंद। लड़कियां अनाया की खूबसूरती देखकर जल रही थी और जब सुना कि वो सिटी टॉपर भी है तो और जल गई। मगर अनाया को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो सबको बिना भाव के देख रही थी। फिर दादाजी बोले, अब मिलिए हमारे नाती नातिन से। मोनिका और मोहित भी स्टेज पर पहुंचे। ये हैं मोनिका शर्मा और मोहित शर्मा। उसके बाद सभी नीचे उतर गए। दादाजी ने सबका शुक्रिया किया और पार्टी आगे बढ़ी। इस पार्टी में शिवाय शामिल नहीं था। ऐसे ही सबने खाना खाया और पार्टी खत्म हो गई। सभी मेहमान जा चुके थे और केवल राजावत फैमिली ही वहां मौजूद थी। पूरी रायचंद और राजावत फैमिली हॉल में बैठी थी। तभी अनाया बोली, दादू मैं अपने रूम में जा रही हूँ। तो आरवी बोली, अनाया रुको। सबकी नजरें अब उन दोनों पर थी। अनाया ने अपनी एक आईब्रो उठाई जैसे पूछना चाहती हो, क्या हुआ। आरवी, रूहानी और रूही की काफी अच्छी दोस्त थी मगर उसे अनाया पसंद नहीं थी। उसे अब भी लगता था कि अनाया ने बचपन में रूहानी को नुकसान पहुंचाया था। आरवी बोली, क्या तुम अब यही रहने वाली हो। अनाया कुछ बोलने वाली थी मगर फिर सोचकर चुप रही कि वो मेहमान है। आरवी बोली, तो क्या तुम फिर से रूहानी को हार्म करोगी जैसे बचपन में किया था। रायचंद फैमिली को खुद पर शर्म आ रही थी और डर भी था कि इस वजह से अनाया उनसे और दूर न हो जाए। अभी कोई कुछ कहता कि तभी रिया और मायरा बोली, अनाया तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती, तुम क्यों रूहानी से इतनी जलती हो। अगर तुम्हारी तरह मेरी बहन होती तो मैं तुम्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देती। तो अनाया बोली, ओ मिस राठौर, क्या आप कोई कोर्ट की जज है जो यहाँ न्याय करेंगी। इस पर आरवी बोली, उसने गलत क्या कहा, तुम कितनी घटिया हो, गलती करने के बाद भी सॉरी नहीं बोला और आज तक माफी नहीं मांगी। अब अनाया का दिमाग खराब होने लगा था। उसके आसपास से एक मर्डरस ऑनरा निकलने लगा था जिससे सभी को घुटन महसूस होने लगी। अनाया ने अपनी सर्द आवाज में कहा, मिस राजावत अपनी जुबान को लगाम में रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो बचे ही ना। और हाँ, मेरे मामलों में अपनी नाक मत घुसाइए। आपकी गलतियां आपकी फैमिली और आपके दोस्त बर्दाश्त करते होंगे मगर मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। मैंने किसी को हार्म नहीं किया था। यकीन नहीं होता तो अपनी बेस्ट फ्रेंड मिस रूही रायचंद से पूछ लीजिए। और हाँ, मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाने की किसी ने भी हिम्मत की तो उसे जान से मारने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर रिया और मायरा की ओर मुड़कर बोली, अब मिस राठौर मुझे ज्ञान देने से पहले अपने गिरबान में झांक कर देख लीजिए कि आप खुद कितनी घटिया हैं जो गरीब लोगों को बुली करती हैं और फिर अपना पावर यूज कर बच जाती हैं। मगर मुझे बुली करने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, ना राठौर फैमिली ना राजावत फैमिली। तो मुझसे उलझने की भूल से भी मत करना वरना तुम्हें मैं खुद एक भूल बना दूंगी। ये कहकर वो वहां से चली गई। फिर दादू ने सबको सच बताया कि अनाया ने कभी कुछ गलत नहीं किया था और वो वीडियो भी सबको दिखाया। आरवी को अब अपने व्यवहार पर शर्म आने लगी थी और रिया मायरा तो बिल्कुल चुप हो गई मगर अनाया को देखकर प्रतिभा जी की आंखों में एक चमक आ गई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और रिव्यू जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, इसलिए प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको यह चैप्टर और स्टोरी कैसी लगी ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं। सभी लोग हाई एनएल में बैठे हुए थे। तभी ऋषभ बोला, दादू इतना कुछ हो रहा था अनाया के साथ, आप लोगों ने हमें बताया तक नहीं। और चाची आप माना कि आपने इसलिए उसे मारा ताकि वो बिगड़े ना, मगर आपने उसे माँ का प्यार देना भी जरूरी नहीं समझा। मुझे ये बात बोलनी नहीं चाहिए मगर बोलनी पड़ रही है। अगर आपको अनाया के साथ ऐसा ही करना था तो आप दोनों ने उसे पैदा क्यों किया। जब ऋषभ ने ये बोला रिद्धि जी और अश्विन जी को और भी शर्मिंदगी महसूस होने लगी। ऋषभ बोला, ये आप दोनों की गलती है तो उसकी सजा आप उसे क्यों दे रहे हैं। अनाया ने जो भी फैसला लिया बहुत अच्छा किया क्योंकि आप दोनों उसका प्यार डिजर्व नहीं करते। फिर सबको देखकर बोला, मैंने एक फैसला लिया है, अगर अनाया मान गई तो मैं ऐसा करना चाहूंगा। तो दादाजी जी बोले, तुम किस बारे में बात कर रहे हो बेटा। तो ऋषभ बोला, वैसे भी चाचा चाची ने अनाया को नहीं अपनाया तो क्यों ना मेरी मीना अनाया को गोद ले ले। वैसे भी चाची के पास तो पहले से उनके पास उनके बच्चे हैं जिन पर वो अपनी जान छिड़कती है तो उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मॉम क्या आप अनाया को अपनी बेटी और हमारी बहन बनाएंगी। और तो स्वाति जी बोली, बिल्कुल, अगर अनाया मान जाए तो मैं उसे गोद ले लूंगी। उनकी बात सुनकर रिद्धि जी और अश्विन जी को बहुत दर्द हो रहा था और रूहानी, रूही और रिदम की आंखों से आंसू बहने लगे।
मगर उन्होंने अपने हाथों से अपना सब कुछ बर्बाद किया था। वो अब कुछ नहीं कर सकते थे। ऋषभ ने 2 पेपर्स रेडी करने को बोल दिया था। उसके बाद सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। राजावत फैमिली भी यहीं पर थी और राठौर फैमिली भी। आज उन सबको अनाया के लिए बहुत बुरा लग रहा था कि उस बच्ची ने बचपन से कितना कुछ झेला है। ऐसे ही रात बीत गई और सुबह हो गई। आज की सुबह सबकी जिंदगी बदलने वाली थी। किसी की जिंदगी में खुशियां तो किसी की जिंदगी में पछतावे और दुख दर्द लाने वाली थी। आज अनाया के कोलाज का पहला दिन था। सभी लोग हाइनल में बैठे हुए थे। ब्रेकफास्ट भी तैयार हो गया था, मगर राठौर फैमिली और राजावत फैमिली जा चुके थे क्योंकि उनके वहाँ आज पूजा थी। क्योंकि उनके घर का बड़ा बेटा आरव और छोटा बेटा शिवाय आज सालों बाद अपने घर लौटे थे। शिवाय आज आने वाला था, इसलिए राजावत फैमिली की कुलदेवी की पूजा का मुहूर्त सुबह का था। इसमें सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही शामिल हो सकते थे, इसलिए राठौर फैमिली अपने घर लौट गई और राजावत फैमिली मंदिर की ओर। इधर रायचंद मेंशन में वकील साहब सुबह ही दोनों पेपर्स रेडी करा गए थे। इतने में ही अनाया सीढ़ियों से नीचे आने लगी। उसने एक ब्लैक जींस और व्हाइट शर्ट के साथ व्हाइट स्नीकर्स कैरी किए हुए थे। वो बहुत सुंदर लग रही थी। वो जैसे ही नीचे आई सब उसे देखने लगे तो वो सबको बिना भाव के देखने लगी। तभी उसके पास ऋषभ आया और उससे बोला, प्रिंसेस। तो अनाया ने ऋषभ को बिना भाव के देखा तो ऋषभ बोला, मैं आपका बड़ा भाई हूँ प्रिंसेस, हमें माफ कर दीजिए। हमें अभी पता चला आपके साथ इतना कुछ हो गया। अगर हमें पहले पता होता तो हम आपके साथ ये सब कभी नहीं होने देते। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू उसकी आंखों से बह गया। अनाया को उसका रोना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो बोली, भैया आप मत रोइए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। तो ऋषभ थोड़ा सा बेहतर फील करने लगा और बोला, प्रिंसेस हमें आपसे कुछ बात करनी है। तो अनाया बोली, हाँ बोलिए। अनाया का ऋषभ से इतने प्यार से बात करना रिदम को बहुत तकलीफ दे रहा था क्योंकि अनाया उसे मिस्टर रायचंद कहकर बुलाती थी। ऋषभ बोला, प्रिंसेस हम तुम्हें एडॉप्ट करना चाहते हैं, क्या तुम हमारे साथ रहना चाहोगी? हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, अगर तुम मना भी करोगी तब भी हम तुम्हें इतना ही प्यार करेंगे। ये सुनकर अनाया के दिल में एक टीस उठी कि जो इंसान उससे आज पहली बार मिल रहा है वो उससे इतने प्यार से बात कर रहा है और उसको उसका हक और प्यार देना चाहता है जो उससे कभी नहीं मिला। फिर उसने एक नजर अपने माँ बाप भाई को देखा जो उसके साथ हमेशा रहे, मगर उन्होंने कभी उसे प्यार नहीं दिया, ना उस पर भरोसा किया। और उसकी सगी माँ जिसने उसे जन्म दिया उसने कभी उसे अपने पास नहीं सुलाया, कभी प्यार नहीं दिया, ना अपने हाथों से उसे खाना खिलाया। ये सोचकर उसकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे और उसकी आंखों में बेहद दर्द दिखने लगा। उसे इस तरह रोते हुए देखकर सब लोग घबरा गए। रिद्ध जी जैसे ही उसके पास जाने को हुई उससे पहले ही स्वाति जी ने अनाया को अपने सीने से लगा लिया और प्यार से उसका सिर सहलाने लगी। रिद्ध जी अपनी आंसू भरी आंखों से सब कुछ देख रही थी, मगर वो अब कुछ नहीं कर सकती थी। उन्होंने बहुत देर कर दी थी। ऋषभ बोला, प्रिंसेस आपने क्या सोचा? तो अनाया ने एक नजर रिद्ध जी को देखा और उसे उनकी वो कड़वी बातें और उनका नजरअंदाज करना याद आ गया। उसने अपनी नजरें फेर ली और बोली, भैयू मैं तैयार हूँ। रिद्ध जी और अश्विन जी ने जैसे ही ये सुना मानो उनकी धड़कनें रुक गई हों। रूहानी, रूही और रिदम भी आज बहुत बेबस महसूस कर रहे थे और रूहानी इन सब का जिम्मेदार खुद को समझने लगी। वही हाल रूही और रिदम का भी था। तभी ऋषभ बोला, चाची इन पेपर्स पर साइन कीजिए और चाचू आप और रिदम, रूहानी और रूही तुम भी। सबने पेपर्स देखे। रिद्ध जी के हाथों से पेपर्स छूटकर उनके हाथों से नीचे गिर गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सबने भी पेपर्स पढ़े। उन्हें भी बहुत दर्द हो रहा था, मगर उन्हें रिद्ध जी के लिए बुरा लग रहा था, मगर रिद्ध जी को उनके ही करने का फल मिल रहा था। उन्होंने उस छोटी बच्ची के साथ जो अन्याय किया था अपने स्वार्थ के लिए, तो अब उन्हें भी तो उस दर्द को सहना पड़ेगा जो उस मासूम सी बच्ची ने बिना किसी गलती के इतने साल सहा। अश्विन जी बोले, ऋषभ ये तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? माना हमसे गलती हुई है, मगर इतनी बड़ी सजा हमें मत दीजिए। तो ऋषभ उनको मजाक उड़ाने वाली हंसी के साथ उन्हें देखने लगा और बोला, कमाल की बात की आपने चाचू। वैसे ये बताइए, चाची के रीजन तो समझ भी आते हैं, मगर आपकी क्या मजबूरी थी? और ऐसा भी नहीं है कि अनाया आपकी सौतेली बेटी हो, वो तो आपका अपना खून थी ना, फिर भी आपने उसके साथ इतना भेदभाव क्यों किया? और चिंता मत कीजिए, हम आपकी तरह नहीं है, हम कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे। हम अनाया को ऐसे भी प्यार दे सकते हैं, मगर आप लोगों को आपकी गलती का एहसास करवाना जरूरी था। रिद्ध जी और अश्विन जी को थोड़ी राहत मिली, मगर उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा था। अनाया को एक पेपर्स पकड़ाकर ऋषभ बोला, प्रिंसेस ये एक कंपनी है, हमने इसे आपके नाम किया है, मना मत कीजिए, क्योंकि मैंने सभी भाई बहनों को कुछ ना कुछ दिया है और तुम तो सबसे छोटी हो, इसलिए इसे एक्सेप्ट कर लो। तो अनाया ने भी फिर मना नहीं किया और उस पर साइन कर दिया। फिर सबने नाश्ता किया और रूही, रूहानी और अनाया एक ही कार में कोलाज को चले गए। अभी भी अनाया ड्राइविंग कर रही थी और उसके बगल में रूहानी बैठी हुई थी और पीछे की सीट पर रूही। थोड़ी देर बाद वो लोग कॉलेज पहुंच गए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और रिव्यू जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, इसलिए प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको यह चैप्टर और स्टोरी कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं। जैसे ही वो लोग कॉलेज के गेट पर पहुंचे, अनाया ने गाड़ी पार्किंग की तरफ बढ़ा दी। रूही और रूहानी अंदर चले गए क्योंकि उनकी क्लास स्टार्ट होने वाली थी। थोड़ी देर बाद अनाया भी कॉलेज के अंदर जाने लगी। कॉलेज में नए बच्चों की रैगिंग की जा रही थी। अनाया थी तो 17 साल की और उसकी हाइट भी काफी थी, मगर उसके चेहरे पर बहुत मासूमियत थी जिससे वो बच्ची लगती थी। सभी रूही और रूहानी को जानते थे कि वो दोनों रायचंद फैमिली की प्रिंसेस हैं और ये कॉलेज भी उनका ही है, इसलिए कोई भी उन्हें परेशान नहीं करता था। मगर अनाया को अभी नहीं जानते थे कुछ बड़ी फैमिली के बच्चों के अलावा जो कल पार्टी में शामिल हुए थे। अनाया जैसे ही अपने क्लास में जाने को हुई, द डिवाइन ग्रुप जो कि गरीब और नए बच्चों को बुली किया करता था। इस ग्रुप में सभी लोग रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, मगर रायचंद फैमिली के सामने वो कुछ भी नहीं थे। इस ग्रुप में 2 लड़कियां और 3 लड़के थे। मोहित अवस्थी, मानव बजाज, रोहन मेहरा, रिद्धिमा रस्तोगी, पायल ठाकुर। उन लोगों की नजर जैसे ही अनाया पर पड़ी, वो दोनों लड़कियां जल गईं और तीनों लड़के तो अनाया की ब्यूटी में खो गए। जब दोनों लड़कियों ने उन तीनों को अनाया को ऐसे देखता पाया तो वो जल गई और थोड़ी तेज आवाज में अनाया से बोली, हे क्यों इधर आओ। रिद्धिमा के इतने जोर से बोलने पर वो तीनों होश में आए और आसपास के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए। अनाया ने देखा कि वो उसे ही बुला रहे हैं तो वो उनके सामने चली गई। तो रिद्धिमा बोली, नाम क्या है तुम्हारा? तो अनाया ने उसे बिना भाव के देखा और बोली,
अनाया रायचंद। जैसे ही सबने ये सुना, सब अनाया के बारे में बात करने लगे। ये तो वही है सिटी टॉपर, यार कितनी सुंदर है और आवाज भी कितनी प्यारी है, ये तो रिद्धिमा मैम से भी ज्यादा सुंदर है। हाँ यार, अब न्यू कैंपस क्वीन बनेंगी शायद। उनकी ऐसी बातें सुनकर रिद्धिमा को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो रिद्धिमा से थोड़ा रूड टोन में बोली, हम तुम्हारे सीनियर हैं, चलो गुड मॉर्निंग बोलो। तो अनाया ने बिना किसी एक्सप्रेशन के उन सबको मॉर्निंग विश किया। तो रिद्धिमा बोली, ऐसे नहीं, सिर झुकाकर। तो अनाया ने बिना भाव के उसे देखा और बोली, मैंने पहले ही आपको विश कर दिया है और मुझे बार बार एक ही चीज करके टाइम वेस्ट करना नहीं पसंद। और वहां से जाने लगी। तभी रिद्धिमा गुस्से से बोली, ए लड़की, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तो अनाया बोली, नहीं, और मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी ऐसी बातें सुनकर सभी हंसने लगे। रिद्धिमा को बहुत इंसल्टिंग फील हो रहा था। तो वो अनाया से बोली, तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने? तो अनाया बोली, औकात? अच्छा मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारी क्या औकात है? तो रिद्धिमा घमंड से बोली, रिद्धिमा रस्तोगी हूँ मैं, रस्तोगी खानदान की इकलौती प्रिंसेस। तो अनाया उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, अच्छा, मगर रस्तोगी तुम्हारा सरनेम हो गया, अपने फैमिली को छोड़कर क्या औकात है तुम्हारी? कुछ भी नहीं, तुम एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो, उसके अलावा तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की है। अपने बारे में ऐसा सुनकर रिद्धिमा तिलमिला उठी और गुस्से से अनाया पर हाथ उठा दिया। मगर अनाया ने उसका हाथ बीच में ही रोक दिया और उसका हाथ मोड़ते हुए अपनी डरावनी आवाज में बोली, मिस रस्तोगी, अपने हाथ और जुबान को काबू में रखिए, अन्यथा आपके दोनों चीजें आपसे अलग कर दी जाएगी। इतना कहकर उसे झटके से छोड़ दिया और वहां से निकल गई। मगर रिद्धिमा सीधा मुंह के बल जमीन में गिर गई और उसके माथे पर चोट लग गई। उसके दोस्त उसके पास दौड़ते हुए आए और उसे मेडिकल रूम में ले गए। और अभी तक कॉलेज में बात फैल गई थी कि किसी ने रिद्धिमा रस्तोगी को सबक सिखाया है और वो सिटी टॉपर है। जैसे ही ये बात सबको पता चली, सब लोग अनाया को देखने लगे। मगर अनाया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। रूहानी और रूही को इस बारे में अभी तक पता नहीं चला क्योंकि उनकी क्लासेस स्टार्ट थी। अनाया जैसे ही अपनी क्लास में पहुंची तो सब लोग उस पलट कर देखने लगे। अनाया एक खाली बेंच पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद एक प्रोफेसर आए और उन्होंने सबका इंट्रोडक्शन लिया। जब अनाया की बारी आई तो प्रोफेसर ने उसे सबसे मिलवाते हुए बताया कि वो सिटी टॉपर है और बहुत ज्यादा टैलेंटेड भी है। अनाया अभी मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। इस कॉलेज में सभी तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। अनाया ने इंटेंस एग्जाम में भी सिटी टॉप किया हुआ था। लड़के उसकी सुंदरता और होशियारी को एडमायर कर रहे थे तो लड़कियां उससे जल रही थी। कुछ बेवकूफ लड़कियां उससे नफरत भी करने लगी थी कि वो ब्यूटी विद ब्रेन है और उसको नई कैंपस क्वीन का टाइटल भी मिल गया है। अनाया को इस बारे में कोई भी बात पता नहीं थी और शायद उसे पता चल भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता। आज ज्यादा पढ़ाई नहीं होती, इसीलिए अनाया कैंटीन की तरफ चली गई। वहाँ रूही, रूहानी और उसके कुछ दोस्त भी थे। उनके साथ ही आरवी भी थी। रूहानी ने जैसे ही अनाया को देखा उसे अपने पास बुला लिया। कैंटीन में मौजूद सभी लोग शॉक थे कि रूहानी अनाया को जानती है और रूहानी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके लिए अनाया बहुत खास है। अनाया भी रूहानी के पास जाकर वहीं बैठ गई। रूहानी अपने दोस्तों से बोली, गाइस, ये मेरी और रूही की छोटी बहन है अनाया रायचंद। अनाया को वैसे तो फर्क नहीं पड़ता मगर वो रूहानी से नाराज नहीं थी, इसलिए वो उससे कभी गलत तरीके से बात नहीं करती थी। रूहानी के सारे दोस्तों को अनाया बहुत पसंद आई। आरवी ने अनाया से माफी मांगी तो अनाया बोली, इट्स ओके मिस राजावत, मुझे पराये लोगों की बातों का बुरा नहीं लगता। इस बात पर आरवी को थोड़ा बुरा लगा मगर उसने अपने चेहरे पर ये जाहिर नहीं होने दिया। मगर रूहानी और रूही को पता चल गया मगर उन्होंने भी कुछ नहीं कहा क्योंकि कल आरवी की गलती थी। जो रूहानी लोगों के थोड़े पास थे उन लोगों को पता चल गया था कि अनाया रायचंद की सबसे छोटी प्रिंसेस है और वो लोग अब अपने मन में डिसाइड कर चुके थे कि वो अनाया से कभी नहीं उलझेंगे वरना शायद वो कॉलेज में ना रह पाए। और उन्हें अनाया से थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि अनाया का पावरफुल ऑरा और उसका आज सुबह का वो डेंजरस आवाज सबकी रूह को कंपाने के लिए काफी थी। आखिर वो बेरहम क्वीन जो थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और रिव्यू जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, इसलिए प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको ये चैप्टर और स्टोरी कैसी लगी ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं। कैंटीन में लंच के बाद वो लोग वहां से घर की ओर निकल गए। जब वो लोग घर पहुंचे तो सब लोग हाइनल में बैठे बातें कर रहे थे। तभी दादू बोले, स्वाति बेटा, राघव को आज घर जल्दी आने को बोलो और रिद्ध बेटा तुम भी अश्विन से बोलो कि आज वो जल्दी घर आ जाए। रूहानी, रूही और अनाया की तरफ इशारा करते हुए बोले, जाओ आराम करो, शाम को हमें राजावत मेंशन जाना है। तो अनाया बोली, बड़ी, मुझे नहीं जाना कहीं, आप लोग चले जाएं। तो दादू बोले, शैतान बच्चे, इतना जिद्दी नहीं बनते बच्चे, वो हमारे फैमिली फ्रेंड है, आपको भी चलना ही होगा। तो अब अनाया ने ज्यादा बहस नहीं की और अपने रूम में चली गई। वो अपने रूम में जाकर वॉशरूम में शावर लेने चली गई और वॉथरोब पहनकर बाहर आई और अपने बालों को हेयर ड्रायर से सुखा लिया और फिर ऐसे ही बेड पर जाकर सो गई। ऐसे ही शाम हो गई, सब लोग तैयार हो गए थे। तभी रंजीत जी बोले, स्वाति बेटा जाओ देखो तो शैतान बच्चा तैयार हुआ या नहीं। तो स्वाति जी अनाया के रूम में चली गई। जब उन्होंने रूम देखा तो अनाया तैयार बैठी थी। उसने बहुत सुंदर रेड कलर का गाउन कैरी किया था और एक डायमंड नेकलेस, मेकअप के नाम पर काजल और न्यूड लिपस्टिक और पैरों में ब्लैक हिल्स पहने हुए थे। अभी वो किसी क्वीन की तरह लग रही थी। स्वाति जी ने उसकी बलाइयां ली और लिविंग में आ गई। जैसे ही सबकी नजर अनाया पर गई, सबकी नजरें उसी पर थम गईं। बड़ी चलिए, मुझे वापस भी आना है, मैं वहां ज्यादा नहीं रुकूंगी। तो दादाजी मान गए क्योंकि अनाया बहुत गुस्से वाली और बहुत जिद्दी थी। उसे किसी का ऑर्डर सुनना पसंद नहीं था, उस पर कोई कंट्रोल करे वो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सभी लोग बाहर की ओर चल पड़े। 2 लोग एक गाड़ी में ऐसे ही सभी बैठ गए। दादा दादी एक में, स्वाति जी और राघव जी, रिद्ध जी और अश्विन जी, रूही और रूहानी, रिदम और रिदान, ऋषभ और अनाया और उनके पीछे बॉडीगार्ड्स भी चले गए। इधर राजावत मेंशन बहुत ही ज्यादा सुंदर तरीके से सजाया गया था। सभी मेहमान आ चुके थे। मोनिका भी पार्टी में शामिल हुई थी क्योंकि वो मायरा और रिया की बेस्ट फ्रेंड जो थी। मोनिका तो जब से उसने शिवाय को मैगजीन में बहुत बार देखा था, वो तो जैसे उसी का हो, उसे ऐसा लग रहा था। वो तो उसे अपना मान चुकी थी और उसने आज एक ब्लैक शाइन ड्रेस पहना था जिसमें वो काफी हाई एंड लग रही थी। थोड़ी देर बाद रायचंद फैमिली भी वहां पहुंच गई और सभी पार्टी में अंदर की ओर चल दिए। ऋषभ और अनाया भी साथ में बात करते हुए आ रहे थे।
मोनिका ने जैसे ये देखा उसे बहुत ज्यादा जलन होने लगी, क्योंकि ऋषभ सबसे रूड तरीके से बात करता था और वो ज्यादा किसी से बात भी नहीं करता था। मगर अनाया जब पैदा हुई उसने उसे गोद में लिया और उसके फेस पर बहुत बड़ी स्माइल आ गई। वो अनाया को अपने बच्चे जैसे प्यार करता था। अनाया उसके लिए सभी भाई बहनों से ज्यादा मायने रखती थी। इसके पीछे एक और रीजन है जो आपको बाद में पता चलेगा। मोनिका अनाया को घूर रही थी। जैसे ही अनाया ने उसे खुद को नफरत से घूरता पाया तो उसकी आंखें सर्द हो गईं और वो अपनी सर्द निगाहों से मोनिका की आंखों में देखने लगी, जिससे मोनिका अंदर तक हिल गई। उसको अनाया की आंखों से बहुत डर लग रहा था। जैसे ही अनाया ने पार्टी में कदम रखा सभी लड़कों की नजरें उसी पर ठहर गईं। मगर जैसे ही उन्होंने उसके बगल में खड़े लड़के को देखा जिसकी लाल आंखें उन्हें ही घूर रही थी, तो सभी ने जल्दी से अपनी नजरें फेर ली। अनाया ने भी ये चीजें नोटिस की। उसे बहुत खुशी हो रही थी कि कोई उसकी भी फिक्र करता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। आज उसे पता चला कि एक भाई का प्यार कैसा होता है। उसने अपनी आंखों में प्यार लाकर अपने भाई को देखा जो उसे अपने बच्चे की तरह पैम्पर करता था। जब ऋषभ ने अनाया को खुद को देखता पाया तो वो अनाया का सिर सहलाते हुए बोला, क्या हुआ बच्चा? तो अनाया बोली, आई लव यू भाई, आप सबसे बेस्ट हो। तो ऋषभ के फेस पर एक स्माइल आ गई, जिसे देखकर इस पास की लड़कियां तो उसकी स्माइल में खो गईं। ऋषभ बोला, आई लव यू टू प्रिंसेस, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम कोई भी बात या कुछ भी मुझसे बेझिझक बोल सकती हो। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए वो सारी चीजें करेगा जो तुम्हें पसंद है। इस बात पर अनाया के दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई। थोड़ी देर बाद पार्टी और भी दिलचस्प हो गई, क्योंकि जिसके लिए पार्टी रखी गई थी द शिवाय राजावत की एंट्री हो चुकी थी। वो और आरव दोनों बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। आरव भी हैंडसम था, मगर हमारा शिवाय इतना हैंडसम था कि उसके लिए हैंडसम वर्ड भी पड़ जाए। तो आइए जानते हैं शिवाय के बारे में। तो ये है हमारे होने वाले हीरो शिवाय राजावत। इनकी हाइट 6 फुट 1 इंच, गोरा रंग, गहरी नीली आंखें, 8 पैक एब्स, सिल्की बाल, तीखी नाक और पतले गुलाबी होंठ, मगर चेहरे पर एक तेज और गुरूर और बहुत ज्यादा गुस्से वाले और बेहद सनकी और जिद्दी। तो कैसे लगे आपको हमारे शिवाय बाबू? कमेंट पर जरूर बताएं। अब आते हैं कहानी पर। सभी लोग शिवाय को एकटक देख रहे थे, मगर हमारा शिवाय बिना किसी भाव के चल रहा था। उसने एक नजर भी किसी को नहीं देखा। तभी धीरज राजावत यानी हमारे हीरो के दादू ने सबसे बोला, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी ने हमें अपना कीमती समय दिया, इसलिए आपका शुक्रिया। तो आइए आज हम आपको राजावत इंडस्ट्री के सीईओ से मिलवाते हैं, जिसका आप लोगों ने सिर्फ नाम सुना होगा, शिवाय राजावत। तो ये है हमारे छोटे पोते और राजावत इंडस्ट्री के सीईओ, जिनकी वजह से आज राजावत इंडस्ट्री नंबर 1 पोजीशन पर है। और ये है हमारे बड़े पोते आरव राजावत, ये बहुत बड़े सर्जन हैं और इनका खुद के हॉस्पिटल है। और हमारी बड़ी पोती आरवी राजावत, जिनका अभी डिजाइनिंग का लास्ट साल बचा है। और ये है छोटी पोती शिवन्या राजावत, इन्होंने अभी कॉलेज ज्वाइन इन किया है। थैंक यू। इतना बोलकर वो अपने दोस्त के साथ आ गए, जो कि और कोई नहीं रायचंद फैमिली के हेड रंजीत रायचंद हैं। ये दोनों बचपन के दोस्त हैं। उन्होंने अपने सभी पोते पोतियों को बुलाया और रायचंद फैमिली से एक एक करके मिलाने लगे। अब आप सोच रहे होंगे ये तो एक दूसरे को पहले से जानते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आरव और शिवाय किसी को नहीं जानते हैं, क्योंकि वो दोनों हमेशा इंडिया से बाहर ही रहे हैं। आरव ऋषभ का बेस्ट फ्रेंड है और रिदान आरव को भी ऋषभ के जैसे अपना भाई मानता है। तो ये तीनों तो बचपन से एक दूसरे को जानते, मगर आरव इन दोनों के अलावा किसी को नहीं जानता। और हमारे शिवाय बाबू रिदम को प्रोफेशनल तौर पर जानते हैं, मगर वैसे उनके बीच दोस्ती जैसा कुछ नहीं है। तो आरव और शिवाय सभी से मिलते हैं। आरव तो कल ही सबसे मिल चुका था, रूहानी, रूही और अनाया के अलावा। आरव बस एक तक रूहानी को निहार रहा था, जो बात हमारी रूहानी भी नोटिस कर रही थी, मगर उसे बहुत शर्मा रही थी। वो भी आरव को पसंद करने लगी थी। शिवाय बिना भाव के सबसे मिला। मोनिका तो उसको ऐसे देख रही थी जैसे कच्चा खा जाएंगी, मगर शिवाय ने उसे एक नजर तक नहीं देखा। तभी रंजीत जी बोले, शिवाय इनसे मिलो, ये है अनाया रायचंद। जैसे ही शिवाय के कानों में अनाया नाम आया तो उसने अपने सामने देखा तो उसे बेहद मासूम, बिल्कुल बच्ची दिखने वाली लड़की दिखी। शिवाय की नजर उसी पर ठहर गई, मगर जल्दी वो होश में आया और वहां से चला गया। मगर अनाया ने उसे एक नजर देखकर अपनी नजरें उसी से फेर लीं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और रिव्यू जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, इसलिए प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको यह चैप्टर और स्टोरी कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं। अनाया अपने दादू से बोलती है, बड़ी मैं अब घर जा रही हूँ। तो रंजीत जी उसे रोकना चाहते थे, मगर उन्हें पता था कि अगर उन्होंने जबरदस्ती की तो अनाया का गुस्सा फट पड़ेगा, क्योंकि उसने जब पहले ही बता दिया था तो उसको रोकने का कोई मतलब नहीं बनता था। अनाया ऋषभ को बताकर वहां से चली गई। प्रतिभा जी खुश नहीं थी। अनाया को जाता देख उन्हें अनाया बचपन से बेहद पसंद थी, उसकी शरारतें, उसकी मासूमियत, सभी चीजें। जब उस पर इल्जाम लगा तब भी उन्होंने कभी इस पर यकीन नहीं किया। और प्रतिभा जी को रिद्धि जी पर अफसोस होता था कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, जो गैर के बच्चे को बहुत प्यार देती है, मगर अपनी सगी बेटी के साथ सौतेले से भी बुरा व्यवहार करती है। तब से वो उनसे कम ही बातें करती थी। सभी औरतें बातें कर रही थी, तो उनमें से एक औरत बोली, वैसे मिसेस रायचंद, आपकी अनाया बहुत सुंदर है और काफी समझदार भी लगती है। आपने काफी अच्छे संस्कार दिए हैं उसे। ये बात सुनकर रिद्धि जी बेहद शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। तभी एक दूसरी औरत बोली, वैसे आप बहुत अच्छी माँ हैं। आपने रूहानी, रूही और रिदम को बिल्कुल सगी माँ बनकर पाला और वो तीनों भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। तभी एक और औरत बोली, वैसे हमने सुना है कि अनाया 4 साल की उम्र से ही हॉस्टल में रही है, ऐसा क्यों है? अब सभी रिद्धि जी के जवाब का इंतजार करने लगे। तो रिद्धि जी बोली, वो अनाया का घर पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, इसलिए, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। मगर तभी एक और औरत बोली, घर में कितने लोग थे? यहाँ तक कि आप भी तो थीं। वो तीनों तो बड़े हो गए थे, आपको अनाया का ख्याल रखना चाहिए था। अगर हम अपने बच्चों को छोटी उम्र में अलग कर दें तो वो बिगड़ जाते हैं, या अगर उन्होंने गलत रास्ता ना भी चुना तो वो अपने माँ बाप से नफरत करने लगते हैं। मगर अनाया को देखकर नहीं लगता वो गलत संगत में है, क्योंकि वो तो बहुत मेहनती है, जिसने पहले स्कूल फिर कॉलेज के इंटेंस एग्जाम में भी टॉप किया। आप काफी खुश नसीब है जो आपकी अनाया जैसी बेटी है। रिद्धि जी को अपने दिल में बहुत तकलीफ हुई जब उन्होंने सुना बच्चा अपने माँ बाप से नफरत करने लगता है,
और ये सही भी तो था, क्योंकि अनाया को रिद्धि जी और अश्विन जी से नफरत हो गई थी, जिन्होंने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उस मासूम का बचपन अनाथों जैसा बना दिया, जबकि उसके पास इतना बड़ा परिवार था। अभी और बात होती कि उधर स्वाति जी आ गई। वो प्रतिभा जी और रिद्धि जी को देखकर बोली, आप लोगों ने अनाया को देखा? उसने खाना नहीं खाया है, कहाँ है वो? तो प्रतिभा जी बोली, शायद वो घर चली गई। तो स्वाति जी बोली, ये लड़की ना बिना खाना खाए चली गई और वहां से चली गई। सब लोग बोलने लगे, मिसेस रायचंद अनाया से बहुत प्यार करती हैं शायद। तभी प्रतिभा जी बोली, हाँ बिल्कुल, वो और उनके दोनों बेटे और राघव भाई साहब भी अनाया से बहुत प्यार करते हैं। वो तो उसे गोद लेना चाहते थे, मगर फिर उन्होंने सोचा शायद रिद्धि जी और अश्विन जी को बुरा लग जाए, इसलिए उन्होंने ये बात छोड़ दी। और वैसे भी वो उससे बहुत प्यार करते हैं, अगर गोद नहीं भी ले पाए तो भी उनका प्यार कम नहीं होगा। अनाया बहुत प्यारी बच्ची है, मुझे भी वो बेहद पसंद है। जब प्रतिभा जी ने गोद लेने वाली बात बोली तो एक औरत बोली, हाँ, गोद लेने वाली बात से रिद्धि जी और अश्विन जी को बुरा लग सकता है। आखिर कोई अपने खून और अपने जन्म में बच्चे को खुद से दूर थोड़ी कर सकता है। आपको पता है मिसेस राजावत, मेरी भी 2 बेटियां हैं। एक बार मेरी छोटी बेटी ने बड़ी बेटी को दूर धक्का दे दिया, जबकि वो अपनी बड़ी बहन से बहुत प्यार करती थी, मगर फिर भी उसके मन में जलन की भावना आ गई, क्योंकि हम उसकी बड़ी बहन को ज्यादा अटेंशन देते थे और उसको जैसे भूल ही गए थे, क्योंकि बड़ी बेटी थोड़ी भोली है बस इसलिए। मगर सिर्फ हमारी गलती की वजह से दोनों बहनों के रिश्ते बिगड़ गए। इसमें उन दोनों की कोई गलती नहीं थी, ये गलती हमारी थी कि हमने ऐसा किया। मगर वक्त रहते मुझे समझ आ गया और आज वो दोनों बहनें एक दूसरे पर अपनी जान छिड़कती हैं। वो देखिए मेरी दोनों बेटियां। सबने वहां देखा तो दोनों बहनें एक दूसरे से हंस हंस कर बातें कर रही थी। प्रतिभा जी बोली, मिसेस दीवान, क्या आपने उसे जब उसने अपनी बड़ी बहन को पुश किया तो सजा नहीं दी? मतलब उस पर हाथ उठाया या बाहर पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजा? तो मिसेस दीवान बोली, मैंने उसे नहीं मारा क्योंकि वो तो अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी, यहाँ तक कि छोटी से छोटी चीज भी उसके साथ बांट कर खाती थी। तो मैंने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, वो तो दीदी से प्यार करती है ना? तो वो बोली, नहीं, मैं प्यार नहीं करती। तो मैंने पूछा क्यों? तो वो बोली, सब दीदी से ही प्यार करते हैं, सब उनका ही ध्यान रखते हैं। तो मैंने उससे बोला, पहले तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं थी। तो पता है मेरी छोटी बेटी ने क्या कहा, पहले तो मम्मा मुझे भी प्यार करती थी दीदी की तरह, मगर अब वो बस दीदी से प्यार करती है। मैंने ऐसा नहीं बोला कि दीदी को प्यार मत करो, मगर थोड़ा सा ही मुझे भी प्यार चाहिए मम्मा। क्या मैं गंदी हूँ जो अब आप मुझसे प्यार नहीं करते? मैं तो दीदी के साथ लड़ाई भी नहीं करती। मम्मा सॉरी, अगर मैंने कोई गंदी बात की तो प्लीज आप मुझे ऐसे इग्नोर मत करो ना, मुझे बहुत गंदा लगता है, जैसे मेरा कोई नहीं है। मैं दीदी को परेशान भी नहीं करूंगी। जब मैंने ये बातें सुनी तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं उसके साथ गलत कर रही हूँ। बस तभी से मैंने दोनों को बराबर प्यार दिया, जिससे दोनों का रिश्ता और अच्छा हो गया और मेरी बेटी भी गलत रास्ते पर नहीं गई। सब उनसे बहुत खुश हुए। प्रतिभा जी बोली, मिस दीवान, आप बहुत अच्छी माँ हैं और आपके एक अच्छे निर्णय की वजह से आपकी दोनों बेटियां एक साथ खुश हैं। वहीं रिद्धि जी का गिल्ट और बढ़ गया और आज उन्हें अपने के का बहुत पछतावा था, मगर उन्होंने वक्त रहते ये बात नहीं समझी और नतीजा ये हुआ कि अनाया को रिद्धि जी ने खो दिया और उसके दिल में अपने लिए नफरत पैदा कर दी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और रिव्यूज जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, इसीलिए प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको यह चैप्टर और स्टोरी कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं। रिद्धि जी को आज पता चला कि उन्होंने गुनाह किया है, एक बच्ची से उसका बचपन छीनकर। वो अपनी आंखों की नमी छिपा रही थी, जिससे उनकी आंखें बेहद लाल हो गई थीं और वो वहां से कुछ बहाना बनाकर चली गईं। किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर प्रतिभा जी उनके पीछे पीछे चली गईं। रिद्धि जी जो कब से खुद को रोने से रोक रही थी, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो उन्होंने पीछे पलट कर देखा। वहां प्रतिभा जी खड़ी थी, जो कभी रिद्धि जी की काफी अच्छी दोस्त हुआ करती थी, मगर अनाया के साथ वो सब होने के बाद आज उनकी दोस्ती में भी दूरियां आ गई थी। प्रतिभा जी बोली, रिद्धि क्या हुआ, तुम्हें पछतावा हो रहा है ना? मगर क्या फायदा अब? मैंने तुम्हें कितना समझाया था, कितना रोका था, मत करो उस मासूम के साथ ऐसा। गलती भी हो गई तो उसे प्यार से समझाओ, मगर तुम अपने तीनों बच्चों के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि तुम्हें उस मासूम सी 4 साल की बच्ची पर दया नहीं आई। पहले पता है मुझे गर्व होता था कि तुम मेरी दोस्त हो, जो किसी और के बच्चों को अपने सगे बच्चे की तरह प्यार करती है, मगर मुझे ये नहीं पता था कि तुम दूसरों का ध्यान रखते और सिर्फ इसलिए कि लोग तुमसे ये कहेंगे कि सौतेली माँ सौतेली होती है, इसलिए अपने बच्चे को ज्यादा प्यार कर रही हो। एक बात बताओ, इसमें गलत क्या था? अगर अनाया पर ज्यादा ध्यान दिया जाता, वो सबसे छोटी थी, उस पर ही तो सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी, मगर तुमने सच में लोगों के लिए अपनी जन्म दी हुई बेटी को छोड़ दिया। और आज देखो, जैसे तुम्हें उसकी जरूरत नहीं थी, ठीक वैसे ही अब उसे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और एक बात और, तुमने उसे पैदा करके गलती की। जब तुम्हें लोगों की इतनी पड़ी थी तो क्यों उसे इस दुनिया में लाई, ताकि उसके माँ बाप होकर भी वो अनाथों की तरह जिए? मगर अब तुम देखो रिद्धि, अपने एक गलत फैसले की वजह से तुम्हारी अपनी बेटी तुमसे नफरत करती है। शायद वो तुम्हें कभी माफ भी नहीं करेगी, मगर इसमें उसकी गलती नहीं है। तुम खुद सोचो, अगर तुम उसकी जगह होती तो क्या माफ कर देती? खैर चलो खाना खाने चले, वैसे भी तुम्हें अनाया से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और वहां से चली गई। वहीं रिद्धि जी बस एक तक जमीन को घूर रही थी और वो बोली, पाप तो किया है तूने, अब सजा तो भुगतनी पड़ेगी। मैं अनाया से माफी लेकर रहूंगी, कभी तो मेरी बच्ची अपनी इस स्वार्थी माँ को माफ करेगी। वो भी अपना चेहरा धोकर खाने के लिए चली गई, मगर वहाँ कोई और भी था जो उनकी बातें सुन रहा था और बोला, माय बेबी डॉल, तुम्हें एक नजर देखकर ही मुझे तुमसे प्यार हो गया। और जान, आई प्रॉमिस, जो भी तुम्हें दर्द देगा उनकी जिंदगी तबाह कर देगा। ये शिवाय राजावत, जी हाँ, ये कोई और नहीं, हमारे शिवाय थे, जो अपनी माँ को जाते देख उनके पीछे आया था उन्हें खाने को बुलाने के लिए। मगर जैसे ही उसने अपनी माँ की बातें सुनी और उन बातों में अनाया का जिक्र सुना, उसके कदम रुक गए। मगर जैसे जैसे वो बातें सुन रहा था, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे रायचंद परिवार पर बहुत गुस्सा आ रहा था और सबसे ज्यादा रिद्धि जी पर।
कि एक माँ होकर उन्होंने अपनी बेटी के साथ ऐसा किया, वो भी वहां से खाने के लिए चला गया। उसे भी अपनी जान को देखना था। सभी लोग खाने की टेबल पर बैठे हुए थे। मेहमानों ने पहले ही खा लिया था और वो लोग चले गए थे। अभी राजावत और रायचंद फैमिली और साथ ही राठौर फैमिली भी वहां मौजूद थी। मोनिका भी वहीं थी। जैसे ही उसकी नजर शिवाय पर पड़ी, वो उसे एक तक देखने लगी, मगर शिवाय ने उसे एक नजर भी नहीं देखा, जिससे मोनिका को बेहद गुस्सा आ रहा था। मगर शिवाय को पता भी चलता तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी खाने की टेबल पर थे। तभी रूहानी बोली, दादू, अना कहाँ है? क्या उसने खाना खा लिया? तो दादू बोले, नहीं, वो घर चली गई है, मैंने भी नहीं रोका। तुम्हें पता तो है, शैतान बच्चे ने पहले ही बोल दिया था। अगर मैं उसे फिर भी रोकता तो उसे गुस्सा आ जाता। तभी मायरा बोली, इतना गुस्सा और जिद करना अच्छा नहीं हुआ दादू। वो बाहर रहकर बहुत बदतमीज हो गई है। कल भी वो कैसे बात कर रही थी। अभी दादू कुछ बोलते उससे पहले ही ऋषभ बोला, मिस राठौर, माफ कीजिए, लेकिन ये हमारा फैमिली मैटर है और आपको मेरी प्रिंसेस के बारे में कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। क्या सही है क्या गलत, उसके लिए मैं हूँ। वो ऋषभ रायचंद की प्रिंसेस है, वो जो करना चाहे कर सकती है। यहाँ तक कि अगर वो किसी का मर्डर भी कर देगी तब भी मैं उसका सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मेरी बच्ची कभी गलत काम नहीं करती। और आप उस दिन भी बहुत कुछ बोली थी मेरी बहन के बारे में, मगर मैंने कुछ नहीं कहा। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप उसके बारे में कुछ भी बोलेंगी और मैं सुनूंगा। ये आपको मेरी लास्ट वार्निंग है। उसके बाद वो भी बिना खाए वहां से चला गया। समिता जी मायरा को डांटते हुए बोली, हाँ एन मायरा, ये क्या तरीका है किसी के बारे में बात करने का? हाँ, रही अनाया की बात, उसने कुछ गलत नहीं किया, न कल न आज। उसे मन किया तो चली गई। और रही गुस्सा और जिद की बात, तो जिद तो तुम भी करती हो, तो क्या तुम भी बदतमीज हो? और तुम बिना सच जाने उसके बारे में गलत बातें बोल रही थी, तो उसने तुम्हारा बस जवाब दिया। क्या तुम अपने बारे में गलत इल्जाम बर्दाश्त करोगी? नहीं ना। तो फिर आज के बाद अगर तुमने किसी के बारे में बिना जाने गलत बातें बोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी माँ की बातें सुन मायरा की आंखों से आंसू बहने लगे और उसे अब अनाया को किसी भी तरह सबक सिखाना था। उसने सबसे माफी मांगी और वहां से चली गई। गुस्सा तो शिवाय और सबको भी उस पर आ रहा था, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और रिव्यू जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मोटिवेशन देता है।